हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में, दैट इज़ बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। और फिर उसके बाद हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा था कि वाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद फिर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ फ्रेंड के बारे में स्टडी किया था, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। उसमें हमने लास्ट टाइम देखा कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, ब्रेड एंड अल्कोहल। Then today we will continue with the friendly microorganisms. So microorganisms are also used as medicines. Medicinal uses भी होते हैं microorganism के, like बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं और वो किल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही करती हैं, है ना। तो बहुत सारे फंगस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिससे हमको ये दवाइयाँ मिलती है और इन दवाइयों को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, जैसे आपने सुना होगा एंटीबायोटिक्स इज़ अ वेरी कॉमन टर्म। तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो रहती हैं वो क्या करती हैं, जो भी हमारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनको किल करती है या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती है। तो पहला जो एंटीबायोटिक था उसका नाम था पेनिसिलिन। ये एक फंगस से, पेनिसिलियम नाम का एक फंगस है, उससे निकाला गया था ये मेडिसिन पेनिसिलिन। और इसको किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो भी है, तो आई विल शो यू दैट वीडियो फर्स्ट। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और स्टोरी का नाम है एक्सीडेंटल मोल जूस। मोल मतलब फंगस, क्योंकि हम पेनिसिलिन के बारे में पढ़ रहे हैं, पेनिसिलिन फंगस से हमको मिला है, तो इसलिए यहाँ पे मोल लिखा है। और एक्सीडेंटल मतलब क्योंकि ये डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कर नहीं रहे थे, वो उनसे बाई चांस हो गई, तो इसको हम एक्सीडेंटल डिस्कवरी भी बोलते हैं, क्योंकि उनका कोई मोटिव नहीं था ये डिस्कवरी करने का, बट वो बाई चांस उनको ऐसा पता चल गया एक्सीडेंट से। ओके, सो पहले मैं आपको थोड़ी सी उनकी लाइफ हिस्ट्री बताती हूँ। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे, एक किसान के घर में। उनके फादर फार्मर थे, उनकी मदर भी फार्मर की ही बेटी थी। पर उनके भाई ने लंदन में डॉक्टरी की पढ़ाई करके वो डॉक्टर बन गए थे। तो उन्हीं से इंस्पायर होके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी MBBS किया और वो भी डॉक्टर बन गए। पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो ऐसे डॉक्टर थे जो कोई भी डेंजरस काम करने में हिचकिचाते नहीं थे। तो वो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया के साथ काम करते थे जो बहुत ही हार्मफुल होते थे और बहुत ही बीमारियों की जड़ थे, मतलब बहुत सारी बीमारियों की वजह थे। तो फिर उसके बाद कुछ समय बाद उनकी जो ड्यूटी थी, वो जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी एज अ डॉक्टर। वो सोल्जर्स को देखते थे, पर उन्होंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि जो जितने सोल्जर बैटल फील्ड में लड़ाई के दौरान सोल्जर्स कम मरते थे, और वहाँ से जो इंजर्ड होके, जो घायल होके सोल्जर्स आते थे, वो इंजरीज से ज़्यादा मरते थे, क्योंकि तब तक मेडिसिन इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तब तक कोई मेडिसिन थी ही नहीं ज़्यादा। तो उसमें फिर अगर थोड़ी सी भी अगर चोट होती थी सोल्जर को, तो वो इन्फेक्शन की वजह से वो चोट पूरी बढ़ के, जिसकी वजह से सोल्जर की डेथ हो जाती थी। तो फिर जब वो वहाँ से, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, फिर वो वापस आए जब अपने कॉलेज में, तो उन्होंने वापस अपनी रिसर्च शुरू करी। तो उस समय वो एक बैक्टीरिया के साथ रिसर्च कर रहे थे। वो ऐसा बैक्टीरिया था जो बहुत ही हार्मफुल था, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ हुआ करती थी, और एनिमल्स में भी ये बैक्टीरिया बहुत सारी डिजीज़ करता था, और डेथ के अलावा बॉयल्स मतलब छाले हो जाते थे। तो एक बार जब वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग छुट्टी पे गए, तो वो छुट्टी से जब वापस आए, तो हाँ, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो बहुत ही अनटाइडी इंसान थे। अनटाइडी मतलब उनको साफ़ सफाई करने में एकदम मन नहीं लगता था। तो वो जब छुट्टी पर गए थे, तो वो अपनी लैब को, ऐसे ही लेबोरेटरी जो थी उनकी,
ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, बहुत अनटाइडी छोड़ के चले गए थे। तो उन्होंने वो जिस पे बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे, वो बैक्टीरिया की प्लेट्स भी वहीं पे छोड़ के चले गए थे टेबल पे। तो फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो मर गए। अब हियर यू कैन सी RIP लिखा है। RIP मतलब रेस्ट इन पीस। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको हम RIP लिखते हैं। RIP मतलब भगवान उसकी आत्मा को शांति दे जैसा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए RIP लिखा है, इसका मतलब बैक्टीरिया मर गए। तो ऊपर उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने जब नोटिस किया तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के साथ में कुछ कुछ प्लेट्स में फंगस ग्रो कर रही है, और जहाँ भी वो फंगस ग्रो कर रही है वहाँ पे वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर, मतलब वहाँ पर जो बैक्टीरिया थे वो मर गए। तो उन्होंने ऐसा सोचा। फिर उनको वो अपनी वर्ल्ड वॉर वाली बात याद आई कि वहाँ पे कितने सारे सोल्जर्स बिना। तो उन्होंने सोचा कि जब ये बैक्टीरिया फंगस जो है वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है, तो इससे हम कोई मेडिसिन तैयार कर सकते हैं। तो वहीं से उन्होंने पेनिसिलिन शुरू करी, बनाई। फिर उसके बाद जब अगला वॉर हुआ तो उसमें जो सोल्जर्स थे वो बच गए, जानवरों की डिजीज़ भी ख़त्म हो गई काफ़ी हद तक। तो ये तो स्टोरी थी अबाउट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड हाउ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड। और एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है वो खाली ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं, वो बहुत एनिमल्स के लिए भी यूज़ की जाती है, और प्लांट्स की बहुत सारी डिजीज़ को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। बट वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, लाइक एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी टेकन ऑन डॉक्टर्स एडवाइस। अब बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि थोड़ा सा उन्हें कुछ भी होता है तो खुद ही से अपने डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही से अपनी मेडिसिन ले लेते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, वी शुड ऑलवेज कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर जितने दिन की दवाई लेने के लिए बोलता है हमेशा वो कंप्लीट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब मतलब कि जैसे डॉक्टर ने 5 दिन के लिए दवाई दी है, अब 3 दिन में तुम्हें अच्छा फील हो रहा है तो तुम दवाई लेना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि इफ़ टेकन इन रॉन्ग डोजेस, है ना, अगर तुमने ज़्यादा ले लिया तो, या फिर अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तुमने तब भी दवाई ले ली, तो उससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, वो भी मर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें एंटीबायोटिक्स लेते समय ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट एंटीबायोटिक्स इज़ दैट एंटीबायोटिक्स इज़ ओनली इफ़ेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो खाली ऐसे डिजीज़ के अगेंस्ट काम करते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। वो कभी भी, जैसे कोल्ड और फ्लू अगर जैसे हमें होता है, जैसे ये जो डिजीज़ हैं कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये सारी डिजीज़ेस वायरस की वजह से होती हैं। तो इसमें अगर तुम एंटीबायोटिक्स लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, so this was about the medicinal use of microorganism. So let's move to the next use. नेक्स्ट यूज़ है वैक्सीन। अब वैक्सीन का क्या है, बेसिक क्या है उसमें, तो लेट्स रीड द फर्स्ट लाइन। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट देम। कि जब भी कोई फॉरेन चीज़, फॉरेन मटेरियल, कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्या करती है, उससे फाइट करने के लिए अब एंटीबॉडीज, जैसे आपने देखा होगा ना कि कभी कभी कोई चीज़ें खुद ही से ठीक हो जाती हैं, कोई बीमारी। तो वो कैसे होती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी भी उसके लिए रिस्पॉन्स देती है तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़। तो इसमें यू डोंट हैव टू कंफ्यूज बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबॉडीज़। एंटीबायोटिक्स तो मेडिसिन्स होती हैं, दवाई होती है, और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हमारी बॉडी बनाती है। किसी भी चीज़ जब हमारी बॉडी में एंटर करती है तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी बनाती है उससे लड़ने के लिए। और उसके बाद बॉडी जो है हमेशा वो जो माइक्रोब आया था उसको याद रखती है कि हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस होती है,
कोई जैसे किसी चोर ने चोरी करी, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, फिर वो पुलिस क्या करती है, उसका सारा डाटा स्टोर करके रखती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब वही चोर चोरी करेगा तो पुलिस के पास ऑलरेडी उसको पकड़ना ईजी रहेगा ना। तो वही यहाँ पे भी केस है, माइक्रोब एंटर हुआ, बॉडी ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करी। नेक्स्ट टाइम जब वापस वो माइक्रोब आएगा तो बॉडी को याद रहेगा कि उससे कैसे लड़ना है, एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर रहेंगी। तो वैक्सीन ऐसे ही काम करता है। नाउ लेट्स सी रीड नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ वैक्सीन वर्क्स। तो वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन हम डॉक्टर्स या साइंटिस्ट बनाते हैं। वैक्सीन किससे बनती है? वैक्सीन इज़ मेड अप ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स। जैसे कोई भी डिजीज़ है उसी के जैसे पोलियो वैक्सीन, जैसे तुम लोगों ने बचपन में पोलियो ड्रॉप्स पिए होंगे, है ना, इट इज़ ऑल्सो अ वैक्सीन। तो पोलियो में क्या होता है, पोलियो का ही वायरस रहता है ना। जो पोलियो ड्रॉप होती है जो हम पीते हैं वो पोलियो का ही वायरस रहता है। पर वो कैसा वायरस रहता है? डेड रहता है या फिर वीकेंड, जिससे कमज़ोर रहता है, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो नाउ सी दिस फ्लो चार्ट, एरोज देखो। तो सबसे पहले क्या होता है, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स एंटर द बॉडी। जो डेड माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। अब वो फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर गया तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ थी और वो माइक्रोब्स भी वीक था, तो एंटीबॉडीज़ ने उससे फाइट करके उसको ख़त्म कर दिया, हम बिल्कुल ठीक हो गए। फिर थर्ड एरो देखो कि माइक्रोब्स एंटर अगेन। फिर जब नेक्स्ट टाइम वापस जब वो माइक्रोब आएगा तो बॉडी में ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ है ना, हमारी बॉडी को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, बॉडी उससे इजीली फाइट कर सकती है। तो इट इज़ द प्रोसेस हाउ वैक्सीन वर्क्स। तो वैक्सीन में पहले हम खुद से अपनी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। फिर वापस से जब अच्छा गुड है स्ट्रॉन्ग माइक्रोब वापस एंटर करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी वेपन है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं। तो बहुत सारी डिजीज़ के वैक्सीन ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं, जैसे कॉलेरा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं, और हेपेटाइटिस और पोलियो, बहुत सारी डिजीज़ के वैक्सीन्स हैं। पर जो फर्स्ट वैक्सीन था वो था स्मॉल पॉक्स डिजीज़ का। स्मॉल पॉक्स को हिंदी में चेचक भी बोलते हैं और ये डिज़ीज़ अब बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है पूरे विश्व से। और ये डिस्कवर किया था, इसका वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने किया था 1798 में। तो लेट्स सी हिज स्टोरी। एडवर्ड जेनर, ठीक है, मैं आपको पहले शॉर्ट में स्टोरी समझा देती हूँ, उसके बाद आप ये वीडियो देखना। तो एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने, उनके टाइम पे क्या होता था, जो स्मॉल पॉक्स जो डिज़ीज़ थी, चेचक की डिज़ीज़, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मरते थे क्योंकि उस समय तक इसकी कोई दवाई नहीं थी। तो इतनी ख़तरनाक, जैसे आजकल कोरोना फैल रहा है ना, तो स्मॉल पॉक्स भी उसी रेट से फैलता था और बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही ज़्यादा लोग इसकी वजह से मरते थे। पर उस समय क्या होता था, जो एक और डिज़ीज़ होती थी जानवरों में, उसे कहते थे हम काउ पॉक्स। तो काउ पॉक्स और जो स्मॉल पॉक्स थे दोनों एक ही तरीके की डिज़ीज़ होती थी, पर जो काउ पॉक्स होता था वो थोड़ा सा कम खतरनाक होता था, है ना, बहुत ही कम खतरनाक होता था। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया, जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो ग्वालिनें होती हैं, जो मिल्क मेड्स होती हैं, जो गाय का दूध निकालती हैं, तो उनको क्या होता है, कभी कभी जब गाय को काउ पॉक्स होता है तो वही काउ पॉक्स उनको भी फैल जाता है। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया एडवर्ड जेनर ने कि जिन मिल्क मेड्स को काउ पॉक्स हो चुका होता है उनको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तो उन्होंने उससे ये थ्योरी निकाली कि अगर तुम्हें काउ पॉक्स हो गया है तो तुमको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। तो उसके बाद उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट करने का सोचा कि ये सच है कि नहीं है।
तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बच्चा लिया जिसको ना काउ पॉक्स हुआ था ना स्मॉल पॉक्स हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक मिल्कमेड थी जिसको काउ पॉक्स हुआ था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, काउ पॉक्स वाले मिल्कमेड से उन्हें थोड़ा सा पस निकाला, है ना, थोड़ा सा लिक्विड निकाला उनके उससे, और वो उस बच्चे के बॉडी में इंजेक्ट किया। अब इंजेक्ट कैसे किया, बच्चे की बॉडी में 3 खरोंच लगाई जिससे वो जो पस था उसके ब्लड तक पहुंच गया। ठीक है, तो कुछ दिन बाद वो बच्चा काउ पॉक्स से पीड़ित हो गया, उसमें काउ पॉक्स से बीमार हो गया। बट काउ पॉक्स तो क्या है, इतनी खतरनाक डिजीज़ नहीं थी, तो वो उससे ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या किया एडवर्ड जेनर ने, उन्होंने फिर एक स्मॉल पॉक्स का पेशेंट लिया। अब उन्होंने स्मॉल पॉक्स से उन्हीं पस निकाला और फिर वो उसी बच्चे में इंजेक्ट किया। तो अब उन्होंने देखा कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। फिर यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंफर्म करने के लिए अपने बेटे के साथ किया, अपने छोटे बेटे के साथ किया। तो ऐसे ही, तो यहीं से उनकी वैक्सीन की खोज हुई। तो इससे क्या मतलब कि अगर जिसको काउपॉक्स हो गया था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, क्योंकि जब काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों एक ही तरीके के होते हैं, उनका वायरस एक ही तरीके का होता है। बट काउपॉक्स जो है उससे काउपॉक्स कम खतरनाक होता है, तो वो जब बॉडी में गया तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दी। फिर नेक्स्ट टाइम जब स्मॉल पॉक्स आया तो हमारी बॉडी ने उससे फाइट किया और स्मॉल पॉक्स हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ठीक है, नाउ यू सी दिस स्टोरी। तो ये तो थी हमारी वैक्सीनेशन की स्टोरी, की वैक्सीन कैसे डिस्कवर हुई थी। अब अगला जो यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में क्या होता है, बहुत सारा चीज़ें एनवायरनमेंट में होती रहती हैं। जैसे कभी कोई जानवर मर जाता है, या कोई, जैसे फॉरेस्ट, लास्ट ईयर 7th क्लास में तुमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, उसमें एक क्वेश्चन था कि हाउ फॉरेस्ट रिमेन्स क्लीन।
फॉरेस्ट में इतने सारे जानवर रहते हैं, इतने सारे प्लांट रहते हैं, सभी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके मरते हैं, तो पर भी तब भी फॉरेस्ट क्लीन कैसे रहता है? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, वापस से उनको सॉइल में ही भेज देते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, जो भी हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस होता है ना, जो भी जिससे हमें डिजीज़ होने का खतरा रहता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या करते हैं, डिग्रेड करके डिकम्पोज करके सड़ा के वापस से सॉइल के साथ ही मिक्स कर देते हैं। तो वो एक तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, है ना। तो इसका भी एक वीडियो देखते हैं। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर मतलब एनिमल या फिर प्लांट्स वेस्ट को सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेट्स सी अ वीडियो अबाउट दिस। पूरा सारा प्लांट वेस्ट है। उसने जो इंसेक्ट्स दिख रहे हैं वो अर्थवर्म्स हैं। आपने वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ा होगा 6th क्लास में, कंपोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म्स। तो अभी आपने देखा कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको एनवायरनमेंट क्लीन करने में हेल्प करते हैं। इसमें तो खाली प्लांट वेस्ट था, पर ऐसे ही एनिमल वेस्ट भी डिकम्पोज हो जाता है। हम नेक्स्ट जो यूज़ है दैट इज़ सॉरी इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सबसे पहले फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ। तो सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता होती है दैट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलिटी, कि वो कितने इजीली वो प्लांट्स को ग्रो कर सकती है ना। तो कुछ बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन फिक्स करना मतलब क्या, कि हमको आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा ये, शायद मैं फिर से बता देती हूँ कि जो ह्यूमन बीइंग्स और जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते। आप सबको पता है कि हम एयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो क्या हम नाइट्रोजन लेकर यूज़ करते हैं? नहीं करते। तो हम ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स कभी भी एयर से नाइट्रोजन लेकर उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नाइट्रोजन को फिक्स करना चाहिए, मतलब नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट
करते हैं उसके लिए हम पहले। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सॉइल में और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे तुमने राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा। अब नाइट्रोजन साइकिल पे आते हैं कि हमारे जो एयर है, एयर में 78% नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन सबसे पहली बात हमें चाहिए क्यों, नाइट्रोजन की खास बात क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, क्या करता है वो हमारी बॉडी में। तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन्स, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स नाइट्रोजन उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लोरोफिल जो होता है प्लांट में नाइट्रोजन उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे। फिर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, जैसे ये तुम्हारा जो डीएनए, आरएनए, डीएनए वगैरह जो होता है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। तो इन सारी चीज़ों में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब सेकंड पॉइंट है कि प्लांट्स कैन नॉट टेक गैशियस नाइट्रोजन, ऑलरेडी बताया मैंने कि प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन, गैशियस नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स यानी कि यूजेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। यूजेबल फॉर्म में चेंज करके सॉइल में वो जाता है और सॉइल से वो कौन लेता है, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर जो फिफ्थ पॉइंट है कि एनिमल को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, तो वही प्लांट को एनिमल खाएगा तो जो प्लांट के अंदर जो प्रोटीन था, सब चीज़ें थी, वो एनिमल के अंदर आ गया, है ना। तो एनिमल को भी नाइट्रोजन मिल गया। देन सिक्स पॉइंट इज़ व्हेन दे डाई, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं या फिर व्हेन जब अपना वेस्ट रिलीज़ करते हैं, तो ये क्या होता है, दे आर डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, तो डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं और उसके बाद वापस से जो नाइट्रोजन होती है वापस से सॉइल में चली जाती है। अब सर्टेन अदर बैक्टीरिया, कुछ और बैक्टीरिया भी होते हैं जो वापस से सॉइल में जो गया उसको वापस से गैशियस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक साइकिल बन रही है, गैस से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, यूजेबल फॉर्म से प्लांट्स ने लिया, प्लांट से एनिमल ने लिया, दोनों से वापस से सॉइल में आया, फिर सॉइल से वापस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इट इज़ अ साइकिल, है ना। एयर से आया वापस एयर में गया, वरना कुछ सॉइल में ही है। तो इससे क्या हो गया, नाइट्रोजन जितना है वो इस पूरी धरती में ही है, कब कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, फिक्स है उसका अमाउंट। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। और यहीं पे आपकी नाइट्रोजन साइकिल भी बनी है। देखो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फिर लेफ़्ट साइड को चलेंगे। तो सबसे ऊपर टॉप में लिखा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी कि गैस। फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नेक्स्ट ब्लॉक है लेफ़्ट साइड में, फर्स्ट ब्लॉक कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिक्स मतलब उसको यूजेबल कंपाउंड में चेंज करता है। कभी कभी लाइटनिंग से, जो बिजली कड़कती है उसकी वजह से भी नाइट्रोजन ब्रेक होकर यूजफुल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। नाउ सी दिस वन, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। जब बैक्टीरिया ने और लाइटनिंग से नाइट्रोजन फिक्स होकर सॉइल में गई, सॉइल से प्लांट्स में गई, प्लांट से एनिमल में गई, एनिमल से डेथ और एक्सक्रीशन हुआ उनका, वापस से कंपाउंड सॉइल में आया, सॉइल से कुछ बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को गैशियस नाइट्रोजन में चेंज किया और वापस से वो एयर में चला गया। सो दिस इज़ योर नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल का भी ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो है। इसको आप देखो और समझने की कोशिश करो कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे वर्क करती है।
Plants can't take directly nitrogen. कंपाउंड है। माइक्रोऑर्गेनिज्म है। नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। यूजेबल फॉर्म अब प्लांट देखने को यूज करेगा। वापस से डिके होके नाइट्रोजन वापस साइड में चले गए। इसके वापस से प्लांट्स में गए। अदरवाइज कुछ और बैक्टीरिया ने उनको वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। काम आया, एक तो उसको यूजेबल कंपाउंड में चेंज करने में और एक उनको वापस से गैसियस नाइट्रोजन में चेंज करने में। राइट साइड में ये दोनों बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया वापस से सॉइल में गया। फिर अगेन बैक्टीरिया ने इसको गैसियस नाइट्रोजन में चेंज कर दिया। सम बैक्टीरिया चेंज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल कंपाउंड, सम बैक्टीरिया
टू गैसियस नाइट्रोजन।